क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनमें से पिछले साल क्वेश्चंस बने हैं? एक तो है चोटियां, एक आपके क्वेश्चन मॉनसून इसी बार जोड़ा गया है, तो मॉनसून आपके इंपॉर्टेंट लग रहा है। पहले क्वेश्चंस नहीं बने मॉनसून से, पर बन सकते हैं। इसके अलावा आपके लास्ट के जो आपको टॉपिक्स करवाए थे मुकेश सर ने, अमिट टॉपिक्स, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये केवल प्री में है, इनको पूछे जाने का स्कोप केवल प्री में मिलता है, तो इसीलिए अमिट टॉपिक्स प्री के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमित में क्या आएगा? एग्रीकल्चर, एम से मिनरल्स मतलब खनिज, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन में आपके मेनली क्या है? नेशनल हाईवे और इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो सब आपके आएगा। औद्योगिक प्रदेश है आपके, इंडस्ट्रियल रीजन्स, इंडस्ट्री नहीं है डायरेक्टली, इंडस्ट्रियल रीजन्स है। अभी तक इंडस्ट्रियल रीजन से कोई लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन नहीं बनाए, देखते हैं किस तरह के सवाल बनते हैं, बन सकते हैं। खनिजों में केवल वही करने जो प्री में है। क्या क्या है प्री में? आयरन, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका मतलब अभ्रक, और एनर्जी मिनरल्स, ऊर्जा खनिज, जिसमें आता है कोयला, तेल और परमाणु ऊर्जा खनिज जैसे यूरेनियम, थोरियम वगैरह। उसके अलावा आपके परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा सबसे इंपॉर्टेंट है, सोलर और विंड। इनमें क्या याद करना है? इनमें आपको याद करना है कि भारत की क्षमता कितनी है, उसमें से भारत की संस्थापित क्षमता, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है और पोटेंशियल कैपेसिटी कितनी है, कितना हम कर सकते हैं विकास और कितना हम कर चुके हैं, वो आपको ध्यान होना चाहिए। ज्यादातर इसके जो कैपेसिटी के क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे में से, वो करने हैं। उसके अलावा इनसे रिलेटेड कोई भी संयंत्र जो अभी हाल ही में स्थापित किया गया हो और इम्पोर्टेंट हो, प्लांट, जैसे कोई फ्लोटिंग सोलर प्लांट हो, कोई सबसे बड़ा सोलर प्लांट हो, या कोई किसी दूसरे देश की सहायता से कोई इंडिया में सोलर प्लांट बन रहा हो, कोई बड़ा ऐसा कोई प्लांट हो, या विंड एनर्जी से रिलेटेड कोई प्लांट्स हो, तो वो आपको ध्यान होने चाहिए। विंड एनर्जी में भी हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है प्रोडक्शन लेवल, वो ऊंचाई के आधार पर आपको पता होना चाहिए। कोई अगर योजनाएं वगैरह चल रही है वो आपको ध्यान होनी चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी में ये वाला सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नदियां खूब सारी हैं जिनको देखकर कभी कभी आप घबरा जाते होंगे, तो नदियां वैसे तो अगर आप पहले से रिवाइज कर रहे हो तो इतनी डर की बात है नहीं, फिर भी लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल ऐसा हो कि क्या छोड़ूं क्या रखूं, तो नदियों में इंपॉर्टेंट रिवर्स पहले आप देखें, जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। नॉर्थ इंडिया में तो ये नदियां, इनकी सहायक नदियां, और ज्यादातर क्वेश्चन सहायक नदियों से बनते हैं, उनके जल ग्रहण क्षेत्र वगैरह के आंकड़े नहीं पूछे जाते, अभी तक प्री में नहीं पूछे गए। जैसे हमने कैचमेंट एरिया वगैरह आप लोगों ने किया होगा, वो सब ज्यादातर नहीं पूछते, सहायक नदियां ज्यादा पूछते हैं। और साउथ इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। लास्ट में रिवीजन करो तो इन मेन नदियों को तो देख के ही जाना। ब्रह्मपुत्र की इतनी सहायक नदियां हैं कि इतने परीक्षाओं में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां अलग अलग तरीकों से पूछी गई है, तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज थोड़ी सी देख के जाना। मॉनसून का कैसे क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ। मॉनसून एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक है, अगर मॉनसून आप एक बार समझ चुके हो तो एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के भी आए तो भी आप घबराना मत, तसल्ली से 2 बार उसको पढ़ना, प्रश्न को आपको आ जाएगा। जैसे जो क्वेश्चन बना था हाल ही के कुछ पेपर्स में, आरएस का तो नहीं है, दूसरे पेपर्स में बना था, उसको देख लेते हैं। ये लास्ट चीज देखेंगे फिर भले आप चले जाना। मुझे आपको गुड मॉर्निंग के टाइम पे आए थे, गुड नाइट नहीं करवानी है, चिंता मत करो। कहाँ है, मुझे दिख क्यों नहीं रहे? ये रहे ना। हाँ।
और ये पीडीएफ है तो ये बड़ा छोटा है, अभी मैं इसको जूम कर दूंगी। अभी आएगा आपके इम्पोर्टेंस का, तो हाँ ये वाला मॉनसून वाला है। तो देखें, एक तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये अभी कोई रिसेंटली एग्जाम्स हुए थे 2023 में, उसमें बना था। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार के को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती, कौन सी करती? कृष्णा नदी। शिवालिक पदीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहां अधिकांशतः नदियां अत्यधिक संरद्धता के कारण विलुप्त हो जाती, नदियां खो जाती हैं, वो क्या है? भाबर। फिर मॉनसून से रिलेटेड ये घुमा फिरा के क्वेश्चन बना था। अब आप बताएं, ये मॉनसून से रिलेटेड चीज देखेंगे, उससे पहले अल्नीनो और लानीना की स्थिति कब बनती है? जनरली बनती है दिसंबर के आसपास। दिसंबर में बनने के बाद वो 9 से 12 महीनों तक बनी रहती है, 9 to 12 मंथ्स तक बनी रहती है। दिसंबर में अगर बन गई अल्नीनो तो वो आपको मार्च में, फरवरी में, अप्रैल में, मई में भी बनी हुई दिखेंगी। तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत के मॉनसून को के प्रभाव को प्रबल बनाता है, मतलब इंडिया में बारिश को बढ़ाता है? उसमें है, जब मई के महीने में उत्तरी हिंद महासागर में अधिक उच्च दाब स्थापित हो। मई के महीने में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मॉनसून आता है जून, जुलाई, अगस्त के महीने में। तो मई के महीने में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में उच्च दाब ज्यादा बने, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये जून का महीना होता तो शायद हम उसको थोड़ा रिलेट भी करते। तो फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड में है, मार्च तथा अप्रैल महीने में चिली, अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च दाब। चिली, अर्जेंटीना कहाँ है? साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट के पास, पश्चिमी तट के पास, जहां अल्नीनो या लानीना की स्थिति बनती है। जब वहां अल्नीनो की स्थिति बनती है वहां बना होता है लो प्रेशर, जब वहां लानीना की स्थिति बनी होती है वहां बना होता है हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर एक बार दिसंबर में बनने के बाद अप्रैल, मई, जून, आगे कई महीनों तक बना रहता है। तो ये वाला जो है, ये आपको ऑप्शन दर्शाता है कि पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न पार्ट में बना हुआ है हाई प्रेशर। प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में उच्च दाब का बनना मतलब लानीना की स्थिति है। लानीना की स्थिति है, इसका मतलब इंडिया के मॉनसून पे प्रभाव अच्छा पड़ेगा। फिर एक ऑप्शन है, अप्रैल मई के महीने में जंजीबार के निकट पूर्वी अफ्रीका के तट पर भारी वर्षा हो। पूर्वी अफ्रीका में अप्रैल मई में जो भारी वर्षा होती है उसका कोई खास डायरेक्ट इम्पैक्ट मॉनसून के ऊपर नहीं है। फिर मई माह में उत्तरी हिमालय प्रदेश में भारी हिमपात हो, मई में हिमपात हो, उसका कोई रिलेशन मॉनसून से नहीं है। तो इस तरह से मॉनसून के कभी कभी घुमा के प्रश्न बन सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसमें घबराना नहीं है, उसको तसल्ली से देखना है और सॉल्व करना है। और अब आपके एक बार अगर अल्नीनो या लानीना दोनों की स्थिति में से कोई भी स्थिति बनी हो तो वो कितने महीने तक बनी रहती है? कंटिन्यूस फॉर 9 to 12 मंथ्स। तो ये ध्यान रखें। आपको पता है कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती है जब 12 महीने से भी ज्यादा समय तक अल्नीनो या लानीना बनी रह सकती है। वो स्पेशल कंडीशंस होती है, उसको स्पेशल नाम दिया जाता है। पिछले वर्ष लानीना की स्थिति लगातार 3 सालों तक बनी रही। पिछले साल 2020, 21 और 22 में उसे कहते हैं लानीना का ट्रिपल डिप। लिखा था, सुना था क्या? लिखवाया था क्या? लानीना, ट्रिपल डिप ऑफ लानीना, ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है। ट्रिपल डिप ऑफ लानीना। लानीना का ट्रिपल डिप मतलब 2020, 21 और 22 लगातार 3 सालों तक लानीना का प्रभाव रहा। इम्पैक्ट ऑफ लानीना कंटिन्यूड फॉर 3 years।
इसको कहते हैं लानीना का ट्रिपल डिप, वरना 3 साल तक नहीं बनी रहती। कब तक बनी रहती? 9 से 12 महीनों तक। एक बार काफी लंबे टाइम तक अल्नीनो बनी रही, उसको नाम दिया गया था गॉडजिला अल्नीनो। वो बहुत पहले बनी थी, अभी रिसेंट में नहीं बनी। और लानीना अल्नीनो की स्थिति बनी हुई है, इसकी घोषणा NOAA करता है। कौन बताता है कि लानीना या अल्नीनो बनी हुई है? NOAA बताता है। कौन है NOAA? जैसे नासा है, स्पेस टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड, वैसे ही यूएस का एक डिपार्टमेंट है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो महासागर और वायुमंडल से संबंधित सूचनाएं देता है। इसका नाम है नेशनल मतलब राष्ट्रीय, ओशनिक मतलब महासागरीय, एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अल्नीनो और लानीना दोनों की घोषणा की जाती है NOAA के द्वारा। ये यूएस का एक प्रशासन है, एक विभाग है, राष्ट्रीय महासागरीय तथा वायुमंडलीय प्रशासन। प्री में कुछ आ जाए इससे रिलेटेड तो वो आपको ध्यान होना चाहिए। अल्नीनो के टाइम पे बारिश हो सकती है कहाँ? पेरू के तट के पास हो सकती है। इक्वाडोर जो है, जहां से इक्वेटर गुजरता विषुवत रेखा, उसके कोस्टल रीजन पे अल्नीनो के टाइम पे बारिश हो सकती है। अगर अल्नीनो में ऐसा पूछ लिया जाए कि अल्नीनो एक गर्म धारा है जो प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में विषुवत रेखीय क्षेत्र में स्थापित होती है, तो वो स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि इक्वेटर के आसपास ही अल्नीनो बनना शुरू होती है। किसकी वजह से बनती है? CEC, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। एक और चीज आपके सिलेबस में, प्री के सिलेबस में, वर्षा, वर्षा का वितरण, वर्षा के आगमन की तिथियां, निवर्तन की तिथियां, अराइवल, रिट्रीटिंग की डेट्स, वो भी आपके प्री के सिलेबस में। रेनफॉल वाला जो चैप्टर है वो पूरा प्री में है। उसमें से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका एक एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। ये सबने देख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। अब उसमें से कैसे क्वेश्चन बने हैं, एक क्वेश्चन बना था, मिल जाएगा तो दिखाती हूँ। अच्छा, ये रहा। ये अभी रिसेंट में जो आरपीएससी ने कुछ पेपर्स लिए उनके क्वेश्चंस हैं। ये तो ISFR वन स्थिति रिपोर्ट जो है 2021 वाली वन रिपोर्ट है ना सबके पास। 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट नहीं मिली, अभी देंगे, दिलवाएंगे आपको इनका। चलो अभी याद रखना, मेरे को याद दिलाना, कल दिलवा देंगे। आओगे आप लोग तो, है ना, मिल जाएगी वन रिपोर्ट। वन रिपोर्ट में से क्वेश्चंस बने हैं इस साल के। उसमें अगली वन रिपोर्ट कब आएगी? 2024 में आएगी, और वो होगी रिपोर्ट किसकी? 2023 की। 2021 की रिपोर्ट आई थी 2022 में। फिर क्वेश्चन ये जो बना हुआ है, व्हाट इज द टोटल इंस्टॉल्ड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी ऑफ राजस्थान अप टू दिसंबर 2021, ये क्वेश्चन बना था अभी रिसेंट में जो भी क्वेश्चन पेपर्स हुए थे उसमें। फिर ये आपके हिमालय की चोटियां, श्रेणियां पूछी गई हैं, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा गया है। इसमें है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, इनका क्रम पूछा है दक्षिण से उत्तर, है ना, साउथ से नॉर्थ, नीचे से ऊपर पूछा है, तो क्रम में लगाना है। फिर ये सवाल वर्षा से रिलेटेड है। Which among the following place gets rainfall from southwest monsoon at the earliest? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करेगा? इनमें से अगरतला, क्योंकि सबसे पहले बारिश शुरू होती है दक्षिण भारत में, उसके बाद शुरू होती है पूर्वी भारत में, और फिर पूर्व से वर्षा बढ़ती है धीरे धीरे पश्चिम की तरफ। सबसे लास्ट में बारिश कहाँ होती है? उत्तर पश्चिमी भारत में, राजस्थान में सबसे लास्ट में होती है। सबसे पहले साउथ इंडिया में, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया, फिर धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ बारिश बढ़ती है। तो ऐसे सिंपल सवाल बनते हैं जिनमें आपको आगमन, रेनफॉल के अराइवल का हमने एक मैप बनाया था, वो देख के जाना है। रिट्रीटिंग, निवर्तन का मैप देख के जाना है। उसमें से ऐसे रैंडम क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये क्वेश्चन होते इजी है, उस समय एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड रखने की जरूरत होती है, ढंग से सोचने की जरूरत होती है, वरना आंसर सबको आता है। चैप्टर में से तो ज्यादा क्वेश्चन कैसे आते हैं? बॉर्डर से।
और कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके इम्पोर्टेंट शहर, उनका क्रम पूछ सकते हैं उत्तर से दक्षिण, जैसे पश्चिम से पूर्व भी क्रम पूछ सकते हैं, बेंगलोर, चेन्नई, और भी कोई दो तीन शहरों के नाम, जयपुर, इनका पश्चिम से पूर्व क्रम क्या होगा। एक आपके जो मैप है इंडिया का, उसके तटवर्ती क्षेत्र पर महत्वपूर्ण स्थानों के नाम लिखे हुए आपको दिख जाएंगे, जैसे विशाखापट्टनम, काकीनाडा, चेन्नई, तुतिकोरिन, इस तरह के कई सारे नाम मिलते हैं। खासतौर पे ईस्टर्न कोस्ट पे काफी सारे हैं, मछलीपट्टनम भी है पूर्वी तट पे। तो एक बार क्वेश्चन बना हुआ है, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, चेन्नई और एक और नाम दिया गया था, इनको क्रम से लगाइए उत्तर से दक्षिण। तो एक बार रफली इंडिया का मैप बस देख के चले जाना, क्या पता लास्ट नजर आप जिस पे डालो वही सवाल आ जाए। रटना मत भले ही, बट एक बार इंडिया का पॉलिटिकल मैप को थोड़ा सा ढंग से देख के चले जाना। चलिए, तो आगे ये तो हो गया चोटियों वोटियों। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर की बात होगी। फर्स्ट चैप्टर में से क्या आएगा, क्लियर है, पॉलिटिकल मैप से रिलेटेड चीजें आएंगी, फैक्चुअल चीजें नहीं आती आरएस में आजकल, एरिया वगैरह नहीं पूछते। उसके अलावा आपका सेकंड चैप्टर था जिसमें हमने भौतिक प्रदेश किए थे। भौतिक प्रदेशों में हिमालय प्रदेश पूछा जाए तो उसमें पूछी जाएंगी चोटियां या श्रेणियां, और उनका क्रम ऊंचाई के आधार पे, उनके डायरेक्शन के आधार पे दो तरह से क्रम पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है आपका मैदानी प्रदेश। मैदानों में जो ज्यादातर क्वेश्चन बने हैं वो खादर, बांगर, तराई, भाबर, इससे बनते हैं ज्यादा क्वेश्चन। जैसे पूछा गया है एक बार एग्जाम में कि कंकड़ कहाँ की विशेषता है, कंकड़ कहाँ पाए जाते हैं, बांगर क्षेत्र की विशेषता है। रेह, कल्लर, ऊसर, ऐसी मृदाएं सामान्यतः कहाँ पाई जा सकती, बांगर में। बांगर में पानी की कमी होती है तो सलिनिटी बढ़ सकती है कभी कभी, और लवणीय मृदा को ही क्या कहते हैं, रेह, कल्लर और ऊसर कहा जाता है। तो मैदानों में ज्यादा प्रश्न बनते हैं, खादर, बांगर, भाबर, उनमें से कुछ उनकी विशेषताएं वगैरह पूछ लेते हैं। या आपके मैदानों में बनते हैं क्वेश्चन दोआब से, बारी दोआब कहाँ है, बिस्त दोआब कहाँ है, ये पूछ लेते हैं। फिर मैदानों के बाद आता है आपके पेनिनसुलर प्लेटो रीजन, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट प्लेटो से ही बनेंगे अगर बनते हैं तो। जैसे छोटा नागपुर पठार इंडिया का सबसे महत्वपूर्ण पठार है, उसकी सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ। फिर हमने दंडकारण्य पठार भी किया था, उसमें कुछ नदियां बहती है। पिछले पेपर्स में पठारों से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं बना है एज सच, पर आपको फिर भी ध्यान होना चाहिए। पठारों से याद आया, छोटा नागपुर पठार जो हमने किया था, और उसके नीचे हमने किया था दंडकारण्य पठार। छोटा नागपुर पठार पे दो जनजातियां निवास करती हैं, मुंडा और संथाल। तो कभी पूछ ले कि ये जनजाति कहाँ है, तो ये मुंडा और संथाल तो है छोटा नागपुर पठार पे। और आपका ये जो दूसरा पठार है दंडकारण्य, इस पे निवास करती है गोंड जनजाति, गोंड ट्राइब। तो जनजाति भी थोड़ा सा देख लें कहीं आ जाए तो, संथाल, मुंडा। तो इन पठारों पर ये जनजातियां निवास करती हैं। बाकी मेघालय पठार में हमने चेरापूंजी और मौसिनराम किए थे। कौन सी पहाड़ियों में है, खासी पहाड़ियों। नंबर 1 पे कौन है वर्षा के आधार पे, मौसिनराम, और नंबर 2 पे चेरापूंजी। तो उनका क्रम ध्यान होना चाहिए। और दक्कन के पठार में दक्कन के पठार में तो बेसिक चीजें, काली मिट्टी से बना हुआ है और वो सब चीजें। हाँ, एक चोटी दक्कन के पठार से रिलेटेड करेंगे अभी। ये हो गया एक दक्कन के पठार से रिलेटेड, क्या पता कोई क्वेश्चन बन जाए। डेक्कन प्लेटो ट्रायंगुलर प्लेटो है, त्रिभुजाकार पठार। कभी कभी पूछ लेते हैं ये कितने राज्यों में है। तो वैसे तो हमने 4 राज्य किए थे मेन, पर राज्यों की संख्या पूछ ले तो ये है 8 राज्यों में। 8 राज्यों में कैसे, एक तो मेन राज्य तो है आपके महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक।
थोड़ा थोड़ा ये आसपास के अगल बगल वाले राज्यों में भी फैला हुआ है। थोड़ा बहुत हल्का सा आपको एमपी में मिलेगा, हल्का सा छत्तीसगढ़ में, थोड़ा सा तमिलनाडु और केरल में भी मिलेगा। तो एक तो 8 राज्यों में है आपका दक्कन का पठार। संख्या पूछी गई है पिछले कई पेपर्स में। फिर दक्कन के पठार के उत्तर पूर्वी कॉर्नर में यहां पर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर रीजन पर एक चोटी है जिसका नाम है डॉली गुट्टा। और डॉली गुट्टा तेलंगाना की सबसे ऊंची चोटी, तेलंगाना की हाईएस्ट पीक। तो अगर पूछ लें दक्कन के पठार के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सी चोटी है, डॉली गुट्टा। डॉली गुट्टा कौन से राज्य में है, तेलंगाना में, और बॉर्डर पे वैसे तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के। आपको याद होगा हमने कर्नाटक के पठार का पश्चिमी भाग मल्लनाद लिखा था, है ना। कर्नाटक में पश्चिमी घाट को ही मलनाद कहा जाता है, और कर्नाटक के पठार का पश्चिमी हिस्सा भी कहलाता है मलनाद। तो अगर प्री में क्वेश्चन बन जाए मलनाद किसको कहा जाता है, वेस्टर्न घाट को कहते हैं कर्नाटक में। फिर पठारों के बाद पहाड़ियां वगैरह हमने की थी, अरावली, विंध्याचल, सतपुरा। इनमें कौन कौन से राज्यों में ये हैं, बस ये पूछ सकते हैं, या उनकी सर्वोच्च चोटियां वगैरह पूछ सकते हैं। विंध्याचल कौन कौन से स्टेट्स में है, गुजरात, एमपी, थोड़ा सा यूपी, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ और बिहार। क्या कौन पूछ रहा है? तो विंध्याचल श्रेणी जो है वो कौन कौन से राज्यों में है, गुजरात, एमपी, बिहार में। वैसे तो मेनली स्टेट्स ये हैं, थोड़ा थोड़ा सा हल्की सी यूपी और छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, हल्की सी। और विंध्याचल के अलावा सतपुरा किस में है, गुजरात, मध्य प्रदेश, थोड़ा सा महाराष्ट्र, थोड़ा सा छत्तीसगढ़। ये सतपुरा श्रेणी इन राज्यों में है। तो राज्य कभी पूछ लें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये विंध्याचल, बाकी इनकी सर्वोच्च चोटियां वगैरह हमने की है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में जो एक्स्ट्रा चोटियां आ सकती है वो मैंने आपको लिखवा दी अभी। और उसके बाद हमने तटवर्ती मैदान किए थे, कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स में से मेंस में तो प्रश्न बना है, प्री में आज तक अभी कोई प्रश्न बना नहीं है। पर तटवर्ती क्षेत्र में जो बंदरगाह है, विशाखापट्टनम, तुतीकोरिन, उनकी लोकेशन कहीं पूछ लें, क्रम पूछ लें उत्तर से दक्षिण। हालांकि बंदरगाह अब आपके ट्रांसपोर्टेशन में है नहीं, फिर भी देखा हुआ रहे स्थानों के नाम तो अच्छा रहता है। फिर हमने लास्ट में किया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार में रिसेंट में करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, 23 जनवरी 2023 को 21 नए द्वीपों के नाम रखे गए। द्वीपों के नाम बदले गए या नए रखे गए, और नाम किसके आधार पर रखे गए, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के आधार पे। 23 जनवरी को माना जाता है क्या, पराक्रम दिवस, क्योंकि उस दिन सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी, जन्म दिवस की सालगिरह है। कौन सी, इस बार कौन सी थी, 126वीं 126th बर्थ एनिवर्सरी थी सुभाष चंद्र बोस की। उस दौरान 21 नए द्वीपों के नाम रखे गए थे, उसको पराक्रम दिवस कहते हैं। 2018 में भी 3 द्वीपों के नाम बदले गए थे, रॉस, नील और हेवलॉक, और उनके नाम रखे गए थे शहीद, स्वराज और बोस द्वीप। और वो 2018 में क्यों रखे गए थे, क्योंकि वो 75वीं सालगिरह थी किसकी, अंडमान निकोबार के ऊपर भारत के अधिकार की। कैसे, भारत को कब अधिकार मिला अंडमान निकोबार पे, 1943 में मिला। 1943 में कैसे मिला, जापानी फौज ने ब्रिटिश राज से अंडमान निकोबार आइलैंड्स को छुड़ाया, और फिर जापानी फौज ने वो किसको सौंप दिया, सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दिया। और उस समय सुभाष चंद्र बोस जी ने 2 द्वीपों के नाम बदले थे, स्वराज और शहीद। और उन्होंने उस समय भी ये सुझाव दिया था कि इन द्वीपों के नाम ये होने चाहिए, बट वो फॉलो नहीं हुआ। तो 2018 में 75वीं सालगिरह थी भारत के अंडमान निकोबार के ऊपर अधिकार की। उस समय शायद भारत का फ्लैग जो है
उस समय वहां पे इंडिया का फ्लैग भी वहां पे होस्ट किया गया था 1943 में, तो शायद उसी के उपलक्ष्य में 2018 में नाम बदले गए थे द्वीपों के। 2 नाम तो सुभाष चंद्र बोस जी खुद सुझाव देके गए थे, वही रखे गए, और एक नाम पूरा समर्पित किया गया खुद सुभाष चंद्र बोस जी को। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आपकी ये करंट वाला टॉपिक बन सकते हैं। क्या मैंने आपको करवाते वक्त शायद करवाया हो, नहीं करवाया हो, भूल गई हूँ, पता नहीं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक नाम है मरकत द्वीप, एमरल्ड भी कहते हैं इनको, मरकत या एमरल्ड द्वीप भी इनको कहा जाता है। तो अगर कोई भी नाम आ जाए तो वो इन्हीं से रिलेटेड है, मरकत, एमरल्ड। फिर उसके बाद हमने मॉनसून किया था, वर्षा का वितरण वगैरह, वो सब तो चीजें आपको सिलेबस में पता है।